हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर बायोलॉजी टीचर हमना खान। एंड आज हम अपना ये वाला टेस्ट डिस्कस करेंगे जो 22 मार्च को हुआ था। ओके, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, so let's move on to the first MCQ, which is saying that the tendency of an offspring to resemble its parent is known as। अच्छा, तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं बेसिकली। वी हैव inheritance, we have variation, and then we have heredity। सही है। अब inheritance क्या है? बेसिकली इट इज द प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स जो है वो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में पास ऑन होते हैं, एंड देन फिर ऑफ स्प्रिंग जो है वो उन ट्रेड्स को एक्सप्रेस करता है। सही है। सो इट इज जस्ट अ प्रोसेस जिसमें वी हैव डिफरेंट लॉज, डिफरेंट थिंग्स जो हम पढ़ते हैं इसमें। Then we have two things. We have variation and then we have heredity. Variation is the difference between the parents and offspring. हर चीज तो हमारी हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलती ना। We have a lot of variation from our parents, and then we have a lot of resemblance as well. So yeah, there are two things. So variation is the difference, and then heredity is the resemblance of an offspring to its parents, right? तो वो रिजेम्बलेंस पूछ रहे हैं तो इट वुड बी हेरिडिटी, एंड अगर वो पूछते डिफरेंस देन क्या आंसर होता? वेरिएशन। सही है। Okay, let's move on to the second one, which is saying that the genotypic ratio of a monohybrid cross is। सही है। तो हम यहाँ पे अपना कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं, सॉरी ये कुछ गलत हो गया। ओके, लेट्स सपोज मैं कैपिटल, बेसिकली ये F2 जनरेशन का पूछ रहे हैं। सही है। तो F2 की जनरेशन में क्या होता है? हम F1 की जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। सही है। F1 में हमारे पास जो है वो सारे ऑफ स्प्रिंग हेटेरोजाइगस होते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो यहाँ कैपिटल टी आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे आ जाएगा फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे आएगा स्मॉल टी। सो वो जीनोटाइपिक रेशियो पूछ रहे हैं हमसे। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। सही है। बट लेट्स सपोज अगर वो हमसे पूछते फिनोटाइपिक रेशियो, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? तीन हमारे पास टॉल है, एक जो है वो शॉर्ट है। तो फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 while the genotypic ratio is 1:2:1। ओके, थर्ड में वो बोल रहे हैं दैट होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमिन्ड बाय। अच्छा, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एक इंडिविजुअल है, वो लेट्स सपोज एक टी प्लांट है मेरे पास है एंड वो टॉल है। अब मुझे नहीं पता कि वो होमोजाइगस टॉल है, उसके पास कैपिटल टी जीनोटाइप है, या वो कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप लेके बैठा हुआ है एंड दैट इज वाई वो टॉल है। मुझे नहीं पता। चाहिए मेरे सामने वो सिर्फ एक टॉल प्लांट है। अब लेट्स सपोज मुझे पता करना है कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। मुझे उसकी होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी पता करनी है। तो आई डू अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है हमारे पास कि मेरे पास एक डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट होगा। सही है। जिसको अब अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट बोलेंगे, एंड देन उसका मैं क्रॉस करवाऊंगी एक रेसेसिव प्लांट के साथ जो ऑब्वियसली होमोजाइगस रेसेसिव होगा, क्योंकि स्मॉल टी किसी का जीनोटाइप होगा तभी वो शॉर्ट होगा। तो मैंने क्रॉस करवाना है यहाँ पे कैपिटल टी, सॉरी, अननोन प्लांट का। ये कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। सही है। ये मेरे पास एक अननोन प्लांट होगा डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ, इसका मैं क्रॉस करवा दूंगी स्मॉल टी के साथ। अब अगर ये होमोजाइगस हुआ तो सारे जो ऑफ स्प्रिंग वाले प्लांट्स होंगे वो डोमिनेंट फिनोटाइप शो करेंगे। सही है, क्योंकि यहाँ से तो कैपिटल टी ही आएगा। बट अगर ये हेटेरोजाइगस हुआ तो कुछ ऑफ स्प्रिंग में प्लांट्स हमारे पास रेसेसिव फिनोटाइप भी शो करेंगे। सो ऑफ स्प्रिंग की फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, फिनोटाइप देख के हम बता सकते हैं कि वो जो हमारे पास ये वाला अननोन पेरेंट प्लांट था वो होमोजाइगस था,
या हेट्रोजाइगस का। सही है, अगर सारे ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ पैदा होंगे मतलब ये होमोजाइगस था, अगर कुछ रेसेसिव फिनोटाइप एक्सप्रेस करेंगे मतलब तो ये हेट्रोजाइगस वाला था। इस तरह हम टेस्ट क्रॉस के थ्रू किसी भी अननोन जीनोटाइप वाले प्लांट की होमोजाइगोसिटी हेट्रोजाइगोसिटी पता कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ए इज द आंसर। 4 is saying that Mendel's findings were rediscovered by, ओके वी ऑल नो दैट हमारे पास जो मेंडल थे उन्होंने काम किया एंड उन्होंने अपने आर्टिकल्स भी पब्लिश किए, अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए इन मिड 80s में। बट उनका जो आर्टिकल्स है, उनके जो रिसर्च पेपर्स थे उनको इग्नोर कर दिया गया, बिल्कुल भी उनको उनके वर्क को अप्रिशिएट नहीं किया गया, प्रेज नहीं किया गया एंड बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। एंड देन बहुत टाइम बाद इन तीनों ने जो है वो उनके काम को रीडिस्कवर किया, जिसको हम रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क बोलते हैं। तो इन तीनों ने जो है वो अ, उनके काम को अप्रिशिएट किया, उनके काम को देखा कि उन्होंने किस तरह सारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, किस तरह पाइसन साइटोसोम पे सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ओके, so all of the above is the right answer. 5 is saying that in case of codominance, the F1 generation resemble F1 generation. Okay, पता है कोडोमिनेंस होती कब है हमारे पास? जब हमारे पास दोनों अलील्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेंट होती हैं। सो एक में जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है ना कि एक हमारे पास इंटरमीडिएट फिनोटाइप आ जाता है, ब्लेंडेड फिनोटाइप हो जाता है, यहाँ पे दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों कम्प्लीटली डोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं होता कि कोई भी ब्लेंडेड फिनोटाइप आ गया, यहाँ पे जो है वो दोनों एलील्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम इसमें ब्लड ग्रुप वाली एग्जांपल डिस्कस करें, अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ये नहीं कि उसमें सिर्फ ए शो हो रहा है उसमें बी शो हो रहा है, उसमें ए उसका ब्लड ग्रुप ए बी इसलिए क्योंकि दोनों जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, दोनों अलीज अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। सही है, तो को डोमिनेंस में हमारे पास F1 जनरेशन जो है वो अपने दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करती है। सही है, एक का पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है, एक का बी है, देन उनकी जो F1 जनरेशन होगी उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, तो हम बोलेंगे कि यार वो अपनी दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल कर रही है। सही है, सो बोथ द पेरेंट्स आंसर होगा। सिक्स बोल रहा है दैट द कैटल कोट कलर इनहेरिटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, कैटल कोट कलर हमारे पास क्या होता है? दो जीन्स होते हैं कैटल कोट कलर में हमारे पास, एक कैपिटल आर जो अगर प्रेजेंट होगी होमोजाइगस कंडीशन में तो रेड कोट कलर होगा। सही है, और एक होती है डब्ल्यू जो अगर होमोजाइगस कंडीशन में यानी डब्ल्यू डब्ल्यू प्रेजेंट होगा तो व्हाइट कोट कलर होगा कैटल का। बट अगर किसी कैटल में ये दोनों आ गए एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई तो हमारे पास जो है वो रॉन और कैटल कोट कलर आता है, जिसमें कुछ रेड होते हैं कुछ व्हाइट होते हैं। तो ना आर व्हाइट पे कम्प्लीटली डोमिनेंट है ना डब्ल्यू, दोनों कम्प्लीटली डोमिनेंट है, तो दोनों शो होंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ओके, 7 is saying that the position of an allele within the DNA molecule, हम सबको पता है लोकस, इट इज a very easy question। ऐसे एमसीक्यूज प्री में नंबर्स दे रहे होते हैं हम लोग को। सही है, लोकस इज द आंसर। ओके, 8 क्या बोल रहा है कि which of the following is an androgen insensitivity syndrome। अच्छा, अब इस टर्म को तोड़ के देखते हैं। एंड्रोजन का मतलब क्या होता है हमारे पास? मेल हार्मोन। सही है, लाइक टेस्टोस्टेरोन। सही है। इनसेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि वो उस चीज के लिए सेंसिटिव नहीं है या वो उस चीज के लिए रेजिस्टेंट है, वो उस चीज को रिस्पॉन्स नहीं करते। सही है, अब कोई ऐसा मेल जो टेस्टोस्टेरोन को ही टेस्टोस्टेरोन के लिए अनरिस्पॉन्सिव होगा, टेस्टोस्टेरोन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा, उसमें टेस्टोस्टेरोन रेजिस्टेंस होगी, तो उसमें कोई भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप नहीं हो पाएगा, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो नो मैटर व्हाट, नो मैटर कि उसका अगर जीनोटाइप एक्स वाई है, उस वजह से भी वो जो है वो अपने मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनसेंसिटिविटी टू एंड्रोजन। सही है, तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है हमारे पास। वी हैव सम इनकम्प्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, यहाँ पे जो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है ना, इसको हम कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम बोलते हैं बिकॉज इसमें हमारे पास लेट्स सपोज एक मेल बॉर्न हुआ
उसका जीनोटाइप क्या होगा, XY होगा, सही है। बट हमारे पास इसमें एंड्रोजन रिसेप्टर का जो जीन होता है ना, उसमें म्यूटेशन हो जाती है, तो उस इंसान में के जो सेल्स होंगे उन पे टेस्टोस्टेरॉन रिसेप्टर्स भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, तो इट इज टोटली इम्पॉसिबल कि वो टेस्टोस्टेरॉन को रिस्पॉन्स कर पाए, सही है। अगर रिसेप्टर ही नहीं है किसी हार्मोन के लिए तो हम उस हार्मोन को रिस्पॉन्स कर ही नहीं पाएंगे, सही है। तो इस चीज के बावजूद कि उनका जीनोटाइप XY होता है, टेस्टोस्टेरॉन रेजिस्टेंस होने की वजह से उनकी जो जेनाइटल्स हैं वो फीमेल पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, लाइक क्लाइटोरिस एंड वजाइना वगैरह डेवलप हो जाते हैं। ओके, उसके बाद बट इन उनका जो इंटरनल जेनिटेलिया की बात करें ना, तो दे डू नॉट हैव यूट्रस एंड ओवरीज जस्ट बिकॉज के दे हैव फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंस्टेड दे हैव अनडिसेंडेड टेस्टिस। हमें पता है कि टेस्टिस हमारे पास जो है वो एब्डोमेन में डेवलप होती है, देन वो पेल्विक में, एंड देन फिर वो आउटसाइड दी बॉडी आती है। इसको हम डिसेंड ऑफ टेस्टिस बोलते हैं, and इसके लिए टेस्टोस्टेरॉन होना बहुत जरूरी है। अब अगर किसी कोई टेस्टोस्टेरॉन को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा तो उसमें टेस्टिस डिसाइड नहीं हो पाएंगी हमारी, सही है। तो उनमें ओवरीज और न्यूट्रस नहीं होता, उनमें अनडिसेंडेड टेस्टिस होती है इन द एब्डोमिनल कैविटी, सही है। So yeah, these are the characteristics of the people suffering from androgen insensitivity syndrome. And अगर किसी को testicular fibrillation syndrome है तो it is a kind of complete androgen insensitivity syndrome. Okay, जबकि ये है एक्सन रेसेसिव जस्ट लाइक कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, जबकि ये हाइपोफॉस्फेटीमिया फॉर किड्स जो है वो एक्सन डोमिनेंट है, सही है। Okay. 9 is saying that chances of a man to be affected by hemophilia C. अच्छा, अगर यहाँ हीमोफीलिया ए होता है या हीमोफीलिया बी होता है तो मैन को के चांसेस हीमोफीलिया ए एंड बी से सफर होने के ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि मैन का जो जीनोटाइप होता है वो ये होता है, यू जस्ट हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। अगर उस पे भी लेट्स सपोज हीमोफीलिया का या कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया तो दे विल सफर फ्रॉम द डिजीज। बट फीमेल में हमारे पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एंड दे आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हीमोफीलिया ए एंड बी आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, तो दोनों पे होना जरूरी है जीन। इसीलिए हम बोलते हैं कि मेल में हीमोफीलिया के चांसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। But hemophilia C is not X-linked, is not sex-linked. It is a kind of autosomal recessive disease है ये, तो इसके चांसेस दोनों में इक्वल होते हैं, सो यार इक्वल टू वुमेन। ओके, बट अगर यहाँ हीमोफीलिया ए होता तो क्या आंसर होता? ग्रेटर देन वुमेन, यस। 10 is saying that the most abundant type of hemophilia is dash and is caused due to the deficiency of factor dash। अच्छा, मोस्ट कॉमन हमारे पास क्या होती है? हीमोफीलिया ए, सही है। अब इसको मैंने कैसे याद रखा हुआ है, इसको ऐसे याद रखना कि जब हम ए बोलते हैं ना तो इट्स लाइक कि हम एट बोल रहे हैं, एट एंड ए हम सिमिलर, हमारी काम मूवमेंट होती है व्हाइल वी आर प्रोनाउंसिंग ए और एट, सही है। तो हीमोफीलिया ए इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ए, सही है, इसको ऐसे याद रखना। एंड हीमोफीलिया बी बच रहा तो वो फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होता है, सही। एंड मोस्ट कॉमन ए है, सो फैक्टर ए डेफिशिएंट होगा, तो द आंसर वुड बी सी, सही है, इजी। 11 is saying that which of the following genotypes represents a pure breeding individual। अच्छा, प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल कौन होता है हमारे पास? ओके, जो जो जिसके पास जो अपने एलील्स हैं वो इंडिविड अपने ऑफस्प्रिंग में वही पास ऑन कर रहा होगा, एग्जैक्ट सेम टू सेम, सही। एंड देन जो वो ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा है, जो उसका फिनोटाइप है, उसके ऑफस्प्रिंग का भी वही फिनोटाइप होगा, क्योंकि दे बोथ पेरेंट्स आर पासिंग ऑन द सिमिलर सिमिलर एलील्स। ओके, लेट्स सपोज किसी पेरेंट का जीनोटाइप कैपिटल टी है, सही है, तो वो अपने पेरेंट अपने सॉरी ऑफस्प्रिंग में क्या पास करेगा? कैपिटल टी कर सकता है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सो इट इज अ टाइप ऑफ प्योर ब्रीडिंग प्लांट। किसी का जीनोटाइप लेट्स सपोज स्मॉल टी है, तो वो क्या पास करेगा? स्मॉल टी ही करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये भी प्योर ब्रीडिंग प्लांट है। एंड इन दो जब प्योर ब्रीडिंग का क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास सारे ऑफस्प्रिंग क्या होंगे? टॉल होंगे, सो या दे आर इट इज अ काइंड ऑफ प्योर ब्रीडिंग प्लांट। इसका अगर स्मॉल टी के साथ करेंगे
तो सारे प्लांट शॉर्ट होंगे। सो जो सिमिलर चीज पास कर रहे हैं दे ऑल आर प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल, जो सिमिलर अपने जैसा चीज पास कर रहे हैं दे ऑल आर प्योर ब्रीडिंग। अब हम जस्ट इसमेन चेक कर लेते हैं कि कौन सा। ये तो नहीं हो सकता बिकॉज इट इज नॉट होमोजाइगस फॉर बोथ, इट इज हेट्रोजाइगस फॉर बोथ, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सही है, ये नहीं हो सकता। बी देखें तो इट इज होमोजाइगस फॉर द R1 बट इट इज हेट्रोजाइगस फॉर द Y1, सो ये भी नहीं हो सकता। सी देखें तो इट इज होमोजाइगस फॉर R बट हेट्रोजाइगस फॉर Y, ये भी नहीं हो सकता। डी देखें तो इट इज होमोजाइगस फॉर बोथ। सही है, तो डी इज द राइट आंसर। प्योर ब्रीडिंग के लिए शर्त है कि should be homozygous for all the traits we are discussing. 12 is saying that according to the law of segregation, the phenotypic ratio of F2 generation of a cross is। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारे पास क्या बताता है हमें कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन अलीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स में पास हो जाते हैं। सही है, एक अलील एक गैमेट में जाता है, दूसरा दूसरे गैमेट में जाता है, दोनों एक में नहीं जाते। एंड इट गिव्स एज अ बेसिक आइडिया ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो भी हमने यहाँ किया था। सही है, इसका वो फिनोटाइप यहाँ जीनोटाइपिक पूछ रहे थे, यहाँ वो F2 में वो यहाँ जीनोटाइपिक पूछ रहे थे, वहां फिनोटाइपिक पूछ रहे हैं, तो यहाँ हम देख लेते हैं। ये F2 जनरेशन है हमारे पास। सही है, क्योंकि हमने कैपेबिलिटी स्मॉल टी की सेल्फ फर्टिलाइजेशन की है, तो ये F2 जनरेशन है हमारे पास। यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट है, तो द फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन सही है क्या है, 3:1। 13 is saying that during a test cross, if all the offspring are phenotypically डोमिनेंट देन दी पेरेंट्स आर। अभी मैंने टेस्ट क्रॉस बहुत डिटेल में बताया था कि मेरे पास एक अननोन जीनोटाइप का डोमिनेंट फिनोटाइप का प्लांट है, मुझे पता करना है कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। मैं उठा के उसका क्रॉस एक रेसेसिव इंडिविजुअल के साथ करा दूंगी। अगर सारे ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ प्रोड्यूस होंगे, इट मीन्स कि वो अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है। बट अगर कुछ ऑफस्प्रिंग रेसेसिव फिनोटाइप शो कर रहे हैं, इसका मतलब कि दैट अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट है हेटेरोजाइगस है ये। तो इफ ड्यूरिंग अ टेस्ट क्रॉस मेरे सारे ऑफस्प्रिंग जो है वो फिनोटिपिकली डोमिनेंट है, इसका मतलब क्या है कि वो जो अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। सही है, देन द पेरेंट्स आर होमोजाइगस। सही है, बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस, क्योंकि एक तो हम रेसेसिव से कर रहे हैं, वो तो है ही होमोजाइगस ऑब्वियसली, दूसरा भी होमोजाइगस है, इसलिए सारे प्लांट्स हमारे पास फिनोटिपिकली डोमिनेंट है। अगर वो बोलते कुछ रेसेसिव है तो वो हेटेरोजाइगस होता, एंड रेसेसिव वाला तो होमोजाइगस ही है, तो फिर सी आंसर होता। सही है। Okay, 14 is saying that all of the following are examples of the polygenic traits except। polygenic traits क्या होते हैं हमारे पास, जिनको एक दो से ज्यादा हमारे पास जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, लाइक हमारा हाइट, लाइक स्किन कलर, लाइक इंटेलिजेंस, ये सारे ट्रेट्स वो हैं ह्यूमंस में जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं। पॉलीजेनिक ट्रेट्स क्यों है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ जीन्स जो इन ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही हैं, एंड दैट इज व्हाई हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप का स्केल होता है। हर इंसान की अलग हाइट होती है, हर इंसान का अलग स्किन कलर होता है। बट जो ऑप्शन डी है, ए बी और ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, वो इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट। ये हमें पता है मल्टीपल अलीलिज्म है, मल्टीपल अलीज होती हैं ब्लड ग्रुप के लिए। एक ही जीन है, इसके डिफरेंट अलीज हैं। वी हैव आई ए, वी हैव आई बी एंड वी हैव स्मॉल आई, जो ब्लड ग्रुप को ह्यूमंस में कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर किसी का आई कैपिटल आई ए स्मॉल आई है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, किसी का कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म इंस्टेड ऑफ द पॉलीजेनिक ट्रेट, सो डी इज द आंसर। 15 is saying that Talha is born with O blood group। सही है, ओ ब्लड ग्रुप के लिए क्या शर्त है, तला का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल आई, स्मॉल आई। सही है, his father has blood group B, the genotype of the father will be। अच्छा, अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है ना, एक बॉम्बे फिनोटाइप की एक्सेप्शन हटा के अगर हम एक जनरल बात करें ना, एक्सेप्शन को हटा के एक जनरल बात करें, तो अगर तलहा का ब्लड ग्रुप ओ है ना, तो हमें ये देखते ही पता लग जाना चाहिए कि उसमें एक स्मॉल आई उसके फादर से आ रहा है एंड एक स्मॉल आई उसके मदर से आ रहा है, तभी उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तभी वो उसका जीनोटाइप स्मॉल आई हो सका, क्योंकि एक स्मॉल आई उसने फादर से लिया, एक मदर से लिया, यानी फादर में भी स्मॉल आई होगा,
मदर में भी स्मॉल आई होगा। अब अगर उन्होंने बोल दिया कि फादर का ब्लड ग्रुप बी है एंड वी, अभी मैंने बताया कि फादर से स्मॉल आई आना जरूरी है अगर तला का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई। सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये रहा सी, दैट इज वाई सी इज द राइट आंसर। ओके। 16 क्या बोल रहे हैं? दैट which of the following forms one linkage group on human chromosome 11? So we have three disorders. We have sickle cell anemia जिसमें हमारे पास हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रीफिंक शेप बन जाता है इन हाइपोक्सीमिक कंडीशंस एंड लो ऑक्सीजन कंडीशंस, एंड जिसकी वजह से वो फिर ब्लड वेसल से पास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वी हैव इस्कीमिया एंड ऑल। So yeah, and then we have leukemia, which is blood cancer, and then we have albinism, which is the lack of melanin, lack of pigmentation. So they all form a one linkage group on human chromosome 11. So yeah, there are a lot of cases जिसमें जिनको हमारे पास सिकल सेल एनीमिया होता है, they also suffer from albinism, so they all form one linkage group. उसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया तो हमारे पास एक्स लिंक्ड होते हैं, तो उनका जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। 17 is saying that in the reciprocal cross, T.H. Morgan mated a white-eyed female with a reciprocal cross। क्या होता है हमारे पास? ओके, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास पहले ड्रोसोफिला की एग्जाम्पल से बात करते हैं। मैं पहले मेरे पास पहले है व्हाइट आइड मेल, मैंने उसका क्रॉस करवा दिया रेड आइड फीमेल, यानी बिल्कुल हर चीज अपोजिट कर दूंगी। पहले क्रॉस में मेरे पास व्हाइट आइड मेल है, तो उसका मैं मेल किससे करवाऊंगी? बिल्कुल हर चीज अपोजिट करके रेड आइड फीमेल से। सही है। अब मैं जो दूसरा क्रॉस करूंगी उसमें जिस जीनोटाइप का मैंने फीमेल लिया था उसका मैं मेल ले लूंगी, एंड जिसका मेल लिया था उसका फीमेल कर लूंगी, यानी दूसरे क्रॉस में मैं व्हाइट आई फीमेल कर लूंगी एंड रेड आई मेल कर लूंगी। यस एग्जैक्टली। तो इसको अगर हम आसान लफ्ज में समझें तो लेट्स सपोज पहले क्रॉस में मेरे पास वन मेल है एंड टू फीमेल है, तो दूसरे क्रॉस में टू मेल होगा एंड वन फीमेल होगा, बिल्कुल टोटली अपोजिट। दिस इज एन बेसिक आइडिया ऑफ अ रेसिप्रोकल क्रॉस के वो क्या होता है। तो इसमें अगर ही हैज मेटेड अ वाइट आइड फीमेल तो किसके साथ होगा? रेड आई मेल। सही है। तो बी आंसर है। लेट्स सपोज यहाँ पे रेड आइड फीमेल होता है तो फिर क्या होता है? व्हाइट आइड मेल आंसर होता है। सही है। ओके। 18 is saying that in camellia flowers petal color is controlled by codominance। अब उन्होंने बोल दिया कि कोडोमिनेंस है, इसका मतलब कि हमारे पास कोई इंटरमीडिएट या ब्लेंडेड फिनोटाइप नहीं देखने को मिल रहा होगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों जो है वो अलील शो हो रहे होंगे। सही है। जैसे अभी हमने कार्बन कोड कलर में देखा कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में रेड हेयर भी शो हो रहे हैं एंड व्हाइट हेयर भी शो कर रहे हैं, जिसको हम रॉन स्टेट कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ रेड फ्लावर इज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर, रेड फ्लावर है तो उसका जीनोटाइप कैपिटल आर होगा, एंड अगर व्हाइट फ्लावर है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल डब्ल्यू। सही है। ऑल दी ऑफ स्प्रिंग आर कवर्ड इन बोथ रेड एंड व्हाइट पेटल। सही है, हमें पता है कोडोमिनेंस में यही होता है एफ जनरेशन में। देन इसने क्या किया? अ साइंटिस्ट क्रॉसेस अ रेड flower with a red and white flower. What are the predictive phenotypes of the offspring? तो हम सिंपली क्रॉस करके देख लेते हैं। Now you have to bear with me with my writing. I am trying to make a square. Okay. एक रेड फ्लावर है और एक कौन सा फ्लावर है? जिसके पास रेड फ्लावर्स भी हैं व्हाइट फ्लावर्स भी हैं, जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू है। तो क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास रेड फ्लावर होंगे। सही है। यहाँ पे भी रेड फ्लावर होंगे, यहाँ पे दोनों फ्लावर होंगे और यहाँ पे भी दोनों फ्लावर होंगे। सो 50% चांस है हमारे पास कि ऐसे फ्लावर हो जिनका कलर रेड हो, एंड 50% चांस है कि दोनों हो, रेड भी हो व्हाइट भी हो, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ कोडोमिनेंस। सो बी ऑप्शन इज द राइट वन। वी आर looking forward to कि 50% of the offspring will be red, yes, and 50% of the offspring will be red and white. So B is the answer। सही है। ओके। 19 बोल रहा है कि द ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी ऑफ कलर विजन डिस्क्राइब्स द टाइप्स ऑफ कोन। सही है, बट दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ कोन इन ह्यूमंस।
ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी क्या बोलती है हमें कि हमारे पास ना 3 डिफरेंट कोन्स होती हैं. We have green, we have red, and then we have blue. Right? कौन सी 3 different types of cones हैं? Green, red, and blue. There is no any kind of cone. There is no any yellow cone found in human. We just have 3 types of cones, and बाकी जो हमारे colors हैं, including yellow, वो जो है वो हम उन different combination से देख रहे होते हैं. सही है? So yellow is not a type of cone explained by the trichromatic theory. According to this theory, we just have 3 cones: red, green, and blue. Okay. 20 बोल रहा है that in humans the curly hair gene is incompletely. अच्छा, अब incomplete dominance की बात आ गई. Incomplete dominant to the gene for straight hair, यानी कि जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होंगे जिनका जीनोटाइप कैपिटल एच स्मॉल एच होगा, उनमें ना कर्ली हेयर होंगे ना स्ट्रेट हेयर होंगे, उनमें वेवी हेयर होंगे. सही है? Then they are saying that two wavy haired heterozygous plants have a child. Two wavy haired heterozygous plants have a child. What is the probability of that child being born with wavy hair? तो हम क्रॉस करके देख लेते हैं. सही है? Now we have a chance to form a big square because we have some space. क्या बोल रहे हैं कि टू बेबी हेयर हेटरोजाइगस प्लांट्स, तो यहाँ पे कैपिटल एच आ जाएगा. यहाँ पे स्मॉल एच आ जाएगा. And same goes here. First we have capital H and then we have a small h. सही है? यहाँ वाले में हमारे पास क्या होंगे? कर्ली है. सही है? यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास? बेबी हेयर. यहाँ पे भी बेबी हेयर. एंड यहाँ पे स्ट्रेट हेयर. सही है? सो वी हैव 20% चांस कि जो ऑफस्प्रिंग है उसके स्ट्रेट हेयर होंगे. 25% चांस, 25% चांस है कि कर्ली हेयर होंगे, एंड 50% चांस है कि उसके बेबी हेयर होंगे. सही है? यहाँ पे भी चांस है, यहाँ पे भी चांस है. सो वी हैव 2/4, यानी कि 1/2. सही है? वी हैव 50% चांस और 1/2 चांस के बच्चे के हेयर होंगे वो बेबी होंगे. क्या पूछ रहे हैं? वो बॉर्न विद बेबी हेयर. तो 1/2 इज द आंसर. लेट्स सपोज कि वो यहाँ बोलते कर्ली हेयर, तो 1/4 आंसर होता है. लेट्स सपोज कि वो स्ट्रेट हेयर बोलते तो भी 1/4 आंसर होता है, 25%. सही है? Okay, here comes the 21, which is saying that Wali and Saim were born on the same day in the same hospital. सही है? Wali and Saim दो न्यू बॉर्न बेबीज हैं हमारे पास जो एक ही दिन, एक ही टाइम, एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए. एंड देन अ पोटेंशियल मिक्सअप इज सस्पेक्टेड कि उनका जो है वो, लेट्स सपोज दो न्यू बॉर्न बेबीज पैदा हुए एंड देन उनका मिक्स हो गया. हम टैग नहीं लगा पाए कि कौन सा बेबी वली एंड कौन सा साइड में, लेट्स सपोज, एंड वो मिक्स हो गए. एंड नाउ वी डोंट नो कि वली के पेरेंट्स कौन है एंड साइम के पेरेंट्स कौन है. एंड वी जस्ट व्हाट वी जस्ट नो इज के पेरेंट्स के जीनोटाइप्स क्या है. सही है? आगे चलते हैं. A potential mix-up is suspected, okay, and blood typing is performed to determine the correct parentage. सही है? ब्लड टाइपिंग करने के बाद हमें पता चला कि वली के जो पेरेंट्स हैं उनमें मदर का ब्लड, लेट्स यहाँ पे हम एक वो बना लेते हैं. यहाँ पे मैं जो बात करूंगी फर्स्ट कॉलम में वो वली की होगी और दूसरे कॉलम में मैं जो बात करूंगी वो साइन की होगी. सही है? वली के जो पेरेंट्स हैं उसकी उसमें, एक मिनट, लेट मी मेक अ स्क्वायर. वली के पेरेंट्स का हम सिंपली क्रॉस करके देख लेंगे. सही है? वो बोल रहे हैं दैट वली की मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? मदर हैज ब्लड टाइप बी हेट्रोजाइगस, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? जल्दी से बताओ. कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई. सही है? एंड वो फिर बोल रहे हैं कि वली के जो फादर है उनका ब्लड टाइप ए बी है, तो उनका जीनोटाइप क्या होगा? जल्दी से बताओ. कैपिटल आई ए एंड यस कैपिटल आई पी. सही है? अभी इसको हम यहीं छोड़ते हैं एंड आगे चलते हैं. साइम के पेरेंट्स की बात करते हैं. दे आर सेइंग दैट साइम पेरेंट्स, फिर उन्होंने हमें साइम की मदर का जीनोटाइप
ब्लड ग्रुप बता दिया एंड फादर का ब्लड ग्रुप बता दिया। क्या बोल रहे हैं वो? दे आर सेइंग दैट साइन मदर हैज ब्लड टाइप ओ। बात ही आसान हो गई, उनका जीनोटाइप क्या होगा? सॉरी। अरे भाई चले जाओ। चलो वो भी चला गया। साइम की मदर का जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल आई एंड साइम के फादर का ब्लड टाइप ए हेटेरोजाइगस, तो उनका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई। अब जल्दी से हम उनके पॉसिबल ब्लड टाइप्स देख लेते हैं। वली के पेरेंट्स के क्या चांसेस हैं कि उनका जो बच्चा है उसके ब्लड टाइप क्या हो सकती है? ए बी हो सकती है। सही है। ए हो सकती है, यहाँ पे बी हो सकती है एंड यहाँ पे भी बी हो सकती है। तो वली के जो पेरेंट्स हैं उनका अगर कोई बेबी हो रहा है तो चांसेस है कि उसके ब्लड ग्रुप ए बी हो, ए हो या बी हो। यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ। यहाँ पे क्या चांसेस है? चांसेस है कि ए हो, यहाँ पे भी चांसेस है कि ए हो या फिर ओ हो एंड ओ हो। सही है, बट अगर साइन के पेरेंट्स के बेबीज हो रहे हैं तो उनके सिर्फ दो चांसेस हैं, तो ए होगा या ओ होगा। सही है। आगे चलते हैं। द टू बेबीज हैव ब्लड टाइप्स ए एंड बी। Okay, which of the following statements is most accurate regarding the baby's parentage? Then they have said कि दो बेबीज हमारे पास सही है, उन्होंने बोला कि एक का ब्लड ग्रुप ए है, एक का ब्लड ग्रुप बी है। अब आप बता दें कि इसमें से कौन वली है एंड कौन साइम है। मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। ओके, the two babies have blood types A and B. Right. The baby with blood type A belongs to Wali's parent. ये हमारे वली के पेरेंट्स आ गए, या यहाँ पे हो सकता है कि वली का ब्लड ग्रुप अगर, क्या बोल रहे हैं कि द बेबी विद ब्लड टाइप है, लेट्स सपोज कि वली का ब्लड टाइप ए है, सो या हो सकता है। एंड द बेबी विद ब्लड टाइप बी बिलोंग्स टू साइन पेरेंट्स। नहीं, ए ऑप्शन क्यों गलत हो गया? क्योंकि साइन के पेरेंट्स की तो चांसेस ही नहीं है कि उनके बेबी का ब्लड ग्रुप बी हो। सही है, तो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो गया। बी पे चलते। बी सेइंग दैट द बेबी विद ब्लड टाइप बी बिलोंग्स टू वलीज पेरेंट्स। बोल रहे हैं कि जिसका बी है वो वली है। एंड द बेबी विद ब्लड टाइप ए बिलोंग्स टू साइन पेरेंट्स। हाँ, ये सही हो सकता है। एज वलीज पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद ए बी ब्लड टाइप। बी इज द राइट आंसर। सब कुछ सही बोल रहा है कि द बेबी विद ब्लड टाइप बी बिलोंग्स टू वलीज पेरेंट्स एंड द बेबी विद ब्लड टाइप ए बिलोंग्स टू साइन पेरेंट्स एज वलीज पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस। ये बात बिल्कुल सही है, सो बी इज द राइट आंसर। बट हम सी एंड डी को भी देख लेते हैं। डी बोल रहा है दैट द बेबी विद ब्लड टाइप ए बिलोंग्स टू साइन पेरेंट्स। ऐसा हो सकता है। एंड द बेबी विद ब्लड टाइप बी बिलोंग्स टू वलीज पेरेंट्स एज वलीज पेरेंट्स कैन ओनली, यहाँ तक तो उसकी बात सही थी। कॉमे के बाद एज वलीज पेरेंट्स कैन ओनली हैव अ बेबी विद बी ब्लड, नहीं ये बात गलत है। दे कैन नॉट ओनली हैव अ बेबी विद ब्लड टाइप बी। अभी जो है वो वली का ब्लड ग्रुप बी है, बट अगर वली का कोई फ्यूचर में सिबलिंग होगा तो उसका ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। दैट इज व्हाई सी इज नॉट द राइट वन। डी बोल रहा है दैट द बेबी विद ब्लड टाइप बी बिलोंग्स टू साइन पेरेंट्स। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, साइन के पेरेंट्स में चांसेस ही नहीं है कि बेबी का ब्लड ग्रुप बी हो सके। सही है, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो बोल रहा है कि जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो वली है एंड जो इसका ब्लड ग्रुप ए है वो साइम है। सही है। एंड क्यों? क्योंकि वली पेरेंट्स हमारे पास प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग विद ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड टाइप। दैट इज व्हाई बी इज द मोस्ट करेक्ट वन। आई होप कि ये क्लियर होगा। 22 is saying that which of the following best describes a gene? जीन की, ओके, हम जो है वो ऑप्शंस गो थ्रू कर लेते हैं इसमें। ए क्या बोल रहा है? दैट अ ट्रेट दैट हेल्प्स डिटरमाइन द वे एन ऑर्गेनिज्म बिहेव्स। जो ए है ना वो हमारे पास बेसिकली फिनोटाइप की डेफिनेशन है। वो फिनोटाइप की डेफिनेशन पे पूरा उतरती है ये लाइन कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म बिहेव्स इज बेसिकली हिज फिनोटाइप, इज नॉट अ जीन। जीन क्या होता है? हमारे पास जो हमारी डीएनए है ना, हमारे पास इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सही है। तो
उसमें जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस होती है ना, जो हमारे पास सारे कोड करती है, देन प्रोटीन्स बनते हैं, so this sequence of nitrogenous base is basically what we call a gene. So that is basically a small piece जिसमें हमारे पास सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड है, स्टोर है, and that is the thing basically which is passed from parents to offspring, and that is how heredity, and that is how inheritance takes place, right? So it is a piece of heredity material that is passed from parents to offspring. B is the right one. A DNA molecule नहीं, ये तो बिल्कुल हमारे पास तुमको बता रहे हैं ना, so B is the right answer. 23 बोल रहे that a botanist is studying the genetics of a particular species of plant. She knows that one plant may contain hundreds of individual seeds, each of which is the result of a separate fertilization event. She determines that seed color is controlled by a single gene with two alleles. सही है, एक जीन है जिसके दो alleles हैं. The dominant allele results in black seeds. Let's suppose B है, and the recessive allele results in brown seeds. Let's suppose B, small b है. सही है. In a follow-up experiment, the botanist crosses a homozygous dominant plant यानी कैपिटल B का क्रॉस करवाया गया heterozygous plant यानी कैपिटल B स्मॉल b से. सही है. Which of the following is best prediction for the frequency of brown seeds that could result from this cross? तो हम यहाँ पे अपना क्रॉस करके देख लेते हैं. यहाँ पे रखेंगे हम कैपिटल B, यहाँ पे भी रखेंगे कैपिटल B, यहाँ पे भी रखेंगे कैपिटल B, और यहाँ पे रखेंगे स्मॉल b. तो यहाँ पे हमारे पास चांसेस हैं कि ब्लैक सीड्स हों, यहाँ पे भी चांसेस है ब्लैक सीड्स हों, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी. सही है. तो हमारे पास 0% चांस है कि ब्राउन सीड्स देखने को मिले, सो ए इज द आंसर. एंड 100% चांसेस है कि ब्लैक सीड्स देखने को मिले. ओके, 24 बोल रहे हैं that a group of students are studying flower color inheritance in the garden pea plant Pisum sativum. They obtain a purple flowered pea plant of unknown ancestry and allow it to self-pollinate and collect 60 of its seeds. Okay, after planting the seeds, they observe the growth of 42 purple flowered plants and 18 white flowered plants. Okay, which are the following best expensive flower colors seen in the offspring? अब यहाँ तक पढ़ के मुझे एक बात क्लियर हो गई कि जो हमारे पास ये पर्पल कलर फ्लावर प्लांट है ना, वो हेटेरोजाइगस होगा. लेट्स सपोज वो कैपिटल पी स्मॉल पी है. इसीलिए जब उस बॉटनिस्ट ने, उन्होंने जब उसकी सेल्फ पॉलिनेशन की ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की, कैपिटल पी स्मॉल पी का क्रॉस करके देख लेना कैपिटल पी स्मॉल पी से सारे फ्लावर हमारे पास क्या रेशो आएगा. फिनोटाइपिक रेशो की बात करें तो इट वुड बी 3:1. सही है. हमारे पास 75% चांसेस होंगे कि पर्पल फ्लावर, पर्पल सीड्स देखने को मिले, एंड जो है वो 25% चांसेस होंगे कि वाइट देखने को मिलेगा. ये तो यहाँ से मुझे ये बात समझ में आ गई, एंड यहाँ से ये इतनी बात भी समझ में आ गई कि पर्पल वाली अलील डोमिनेंट है वाइट पे. सही है. Which of the following best explains the flower colors? Purple flowers are, white flowers are co-dominant नहीं. ऐसा होता है तो हमारे पास ये रेशो कुछ और ही आता. सिर्फ पर्पल एंड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर प्लांट्स नहीं आते, कुछ और भी, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें दोनों फ्लावर्स देखने को मिलते हैं. सही है. सो ए इज नॉट द राइट वन. बी बोल रहे दैट अ सोमैटिक म्यूटेशन इन द फ्लावर कलर जीन प्रोड्यूस. नहीं. डी बोल रहे हैं दैट अ फ्लावर कलर चेंजेस. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता. एंड डी बोल रही है दैट व्हाइट फ्लावर कलर इज अ ट्रेट रेसेसिव. क्या अब ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें वो बिल्कुल नंबर देख के पता चल रहा है. वी हैव 42 पर्पल कलर प्लांट्स एंड 18 वाइट, जो एक नॉर्मल रेशियो में हमें दिखता है. सो यहाँ से बात क्लियर है दैट जो पर्पल वाली है इट इज डोमिनेंट, एंड जो व्हाइट फ्लावर कलर का ट्रेट है वो रेसेसिव है. 25 is saying that in a newly discovered species of flowering plant, Plumeria, flower color is determined by a complex interaction of two genes, L and M. Right? L gene exhibits incomplete dominance, okay, with
अगर हमारे पास कैपिटल एल जीनोटाइप है उस फ्लावर का, इट विल प्रोड्यूस ब्राइट रेड फ्लावर्स। सही है। अगर कैपिटल एल स्मॉल एल जीनोटाइप है, इट विल प्रोड्यूस पिंक फ्लावर्स। क्यों? क्योंकि को डोमिनेंस है। एंड अगर स्मॉल एल है, तो इट विल प्रोड्यूस व्हाइट फ्लावर्स। सही, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। कैपिटल एल है तो रेड फ्लावर्स होंगे, कैपिटल एल स्मॉल एल है तो पिंक फ्लावर होंगे, क्योंकि इट इज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड अगर स्मॉल एल है तो व्हाइट फ्लावर होंगे, तो रेड भी हो सकते हैं, पिंक भी हो सकते हैं, व्हाइट भी हो सकते हैं। देन वी हैव एम जीन, जो हमारे पास डोमिनेंट एपिस्टैसिस शो कर रही है। अब डोमिनेंट एपिस्टैसिस है तो कैपिटल एम में भी वो डोमिनेंट रहेगी एल जीन पे, एंड कैपिटल एम स्मॉल एम कंडीशन में भी वो डोमिनेंट रहेगी एल वाली जीन पे। सही है। इट विल completely mask the expression of the L gene resulting in yellow flower। अगर तो कैपिटल एम या स्मॉल एम कंडीशन हो गई, तो ना तो आपको ब्राइट रेड फ्लावर्स मिलेंगे, ना आपको पिंक फ्लावर मिलेंगे, ना व्हाइट फ्लावर मिलेंगे, क्योंकि इट विल completely mask the effect of the L gene। एम पूरा completely इसको मास्क कर देगी, एंड हमें येलो फ्लावर्स देखने को मिलेंगे आउट ऑफ नो। सही है। रिगार्डलेस ऑफ दी एल, नो मैटर व्हाट, कि आपका जो एल जीन वाला जीनोटाइप है वो क्या है, अगर तो कैपिटल एम या कैपिटल एम स्मॉल एम कंडीशन है, तो आपको येलो फ्लावर्स मिलेंगे, बिकॉज ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस शो करती है। ओके, द टू ल्यूमिनेरिया प्लांट्स, वन विद पिंक फ्लावर। अच्छा, पिंक फ्लावर है, यानी उसका एल वाला जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल एल एंड स्मॉल एल। ठीक है। एंड अगर येलो नहीं है, तो मतलब लाजमी सी बात है कि एम वाला जीनोटाइप उसका स्मॉल एम होगा। सही है, कॉमन सेंस की बात है ये। उसका हमने क्रॉस करवाया वन विद येलो फ्लावर। अब अगर उसका येलो फ्लावर है, तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हो गई हमें? कि एल जीनोटाइप जो भी हो, उसका एम क्या होगा? या तो कैपिटल एम हो सकता है, या फिर कैपिटल एम स्मॉल एम हो सकता है। सही है, इसीलिए येलो फ्लावर है। तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पिंक फ्लावर देख लेते हैं। पिंक फ्लावर के लिए ये जीनोटाइप होना जरूरी है, तो ए लग रहा है मुझे तो सही। बी नहीं हो सकता, सी भी हो सकता है, ए एंड सी के चांसेस हैं। सही है। डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डी में भी एक कैपिटल एम है एंड डी में भी। सो ए एंड सी को अब देखते हैं। ए में जो हमारा येलो पेरेंट है वो कैपिटल एम स्मॉल एम, सही है, ये हो सकता है। एंड सी में जो हमारा, ओ माय गॉड, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हमारे पास। आई होप के टेस्ट में ऐसा ना हुआ हो। तो ये ए एंड सी हमारे पास, यहाँ पे टेस्ट में कुछ और होगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई कि ए एंड सी दोनों सही है हमारे पास। सही, सेम ऑप्शन है। एंड ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप इन दोनों का क्रॉस करवा के देखना। आपको जो क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है ना, कि मतलब 2:1:1, जिसमें 2 येलो, 1 पिंक एंड 1 वाइट फ्लावर वाले जीनोटाइप मिलेंगे, तो वही मिलेंगे। एंड ये कंफर्म है, आप लोग मुझे करके बताना। सही है। तो ए इज द राइट आंसर, सी मस्ट बी समथिंग डिफरेंट। ओके, अब यहाँ से हमारे पास एवोल्यूशन के स्टार्ट हो गए थिंक। या 26 is saying that the smallest biological unit that can evolve over time is population। सबको पता है, एक स्पीशी तो अपने ओन पे इवॉल्व नहीं हो सकती ना। सही है, स्पीशी को हम स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट दैट कैन इवॉल्व नहीं कह सकते। एक पूरी पॉपुलेशन जो हमारे पास सेम इंटरब्रीडिंग स्पीशी का एक पूरी कॉलोनी होती है ना पूरी, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। एंड वही एक स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट है जो अपने ओन पे इवॉल्व हो सकता है। सो सी इज द आंसर। 27 is saying that a membrane invagination hypothesis explains the formation of all of the following organelles except। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज, वी हैव मेनी हाइपोथेसिस जस्ट फॉर द, जस्ट इस चीज के लिए कि हमारे पास जो हमारे यूकेरियोटिक सेल्स हैं वो किस तरह ओरिजिनेट हुए। सही है, वी हैव मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस, वी हैव एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंड देन वी हैव अदर्स एज वेल। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि वी हैव अ प्रोकैरियोटिक सेल, एंड देन फिर उसकी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट पॉकेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए, जो अब एक यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज होते हैं, जस्ट लाइक nucleus, just like mitochondria, just like chloroplast। सही है। तो it explains the formation of all of these three except flagella। So A is not related to membrane imagination hypothesis।
28 is saying that the process by which unrelated species evolve to functionally resemble with each other. अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास एक जो है वो बटरफ्लाई का विंग है, सही है, एंड दूसरे हाथ पे हमारे पास कोई भी बर्ड का विंग है, सही है। अब ये दोनों जो है वो एनालॉगस स्ट्रक्चर है, सही है, द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई एंड द विंग्स ऑफ अ बर्ड। ये दोनों जो विंग्स हैं दे आर नॉट होमोलोगस, दे आर एनालॉगस, क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है बट इनके फंक्शन सेम है, फ्लाइंग। तो ये दोनों एनालॉगस स्ट्रक्चर, एनालॉगस ऑर्गन्स कौन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो बट फंक्शन सेम हो, and these analogous organs show convergent evolution। convergent evolution क्या होती है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं बट एनवायरनमेंट सेम होने की वजह से वो एक जगह कन्वर्ज हो गए आके, सही है। बटरफ्लाई के विंग्स डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं, किसी भी बर्ड के विंग्स डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं, बट जस्ट बिकॉज उनका एनवायरनमेंट सेम है वो कन्वर्ज हो गए एक जगह आके एंड दे स्टार्टेड फंक्शनिंग सेम। So the process by which unrelated species evolve to functionally resemble with each other show convergent evolution, right? 29 बोल रहे हैं that which of the following is considered as a strong evidence of evolution। जो strongest evidence है ना वो हमारे पास molecular record है, सही है। एविडेंस तो ये सब शो करते हैं, we have anatomical record जिसकी वजह से हमें पता चलता है कौन सा ऑर्गन होमोलोगस है, कौन सा एनालॉगस है, कौन सा सेलेस्टियल है। देन सी की बात करें तो बायोकेमिकल रिकॉर्ड भी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, shows very important evidence for evolution। And then we have the embryological record, it shows also, it supports the concept of evolution as well, but वो strongest पूछ रहे हैं तो it would be molecular, यानी जो हमारा डीएनए वाली बात है, जो जेनेटिक मेकअप वाली बात है, लाइक किस तरह हमारे पास अराउंड आई थिंक 98% या 95%, मुझे याद नहीं आ रहा, कि हमारा जो DNA had the same as chimpanzee. So yeah, it is one of the strongest evidences which confer evolution. So B is the answer. 30 बोल रहा that in humans, gill pouches have been modified into। अच्छा, ह्यूमंस में हमारे पास एम्ब्रियो में हमें पता है सारे वर्टिब्रेट में गिल पाउचेस बनते हैं, बट फिश में वो जो है वो गिल्स बन जाते हैं, बट ह्यूमंस में हमारे पास वी डोंट नीड गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, वी हैव लंग्स। तो गिल पाउचेस किस चीज में डेवलप होते हैं, तो वी हैव गिल पाउचेस जिनको हम पैरेंजियल आर्टरीज भी बोलते हैं, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डेवलप होते हैं ह्यूमन में। लाइक हमारा एयर है ना, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वी हैव एक्सटर्नल एयर, वी हैव मिडिल एयर एंड देन वी हैव इंटरनल एयर। तो मिडिल एयर कैविटी जो होती है, पूरी टेम्पैनिक कैविटी, वो इन पाउचेस से बनती है। देन वी हैव यूस्टेशियन ट्यूब जो हमारी प्रेशर को इक्वलाइज करती है ना, वो भी इन पाउचेस से बनती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं लाइक पैराथायरॉइड ग्लैंड, लाइक थायमस, ये सारी चीजें जो है वो इन गिल पाउचेस एंड आर्टरीज से बन रही होती हैं। सो यूस्टेशियन ट्यूब इज वन ऑफ द ऑर्गन्स जिनको गिल पाउचेस बनाती है, right? 31 is saying that in some animals, the same structures develop along different directions due to adaptations to different needs. This is called it। अब यहाँ पे क्या बात आ गई, यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन्स की बात हो रही है जिनके स्ट्रक्चर सेम है, लाइक विंग्स ऑफ अ बैट, लाइक आर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड देन फ्लिपर्स ऑफ व्हेल। सही है, ये तीन चीजें हमारे पास, व्हेल के फ्लिपर्स आ गए, बैट के विंग एंड इंसानों के हाथ, सही है, ह्यूमन आर्म, ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है। एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर सेम है, बट ड्यू टू द डिफरेंट एनवायरमेंट ये डाइवर्ज हो गए फंक्शनली, सो दे आर स्ट्रक्चरली सेम बट फंक्शनली डिफरेंट। ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को हम होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं ना, और ये क्या शो कर रहे हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो नहीं कर रहे, एक जगह आगे कन्वर्ज नहीं है, ये डाइवर्ज हो गए in order to adapt to their respective environments, so they show divergent evolution, develop along different directions due to the adaptations of different needs, so divergent evolution is the answer। 32 is saying that which food habit of Darwin's finches lead to the development of many other varieties। We all know कि just because of seed eating उनके जो finches हैं वो differently इवॉल्व हुए थे। कुछ जो है वो हार्ड सीड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई सॉफ्ट सीड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट डिपेंडेंस उनकी बीक्स डिफरेंटली इवॉल्व हो गई, सही है। सो सीड ईटर वाज one of the best answers। Okay, 33 is saying that dash marsupials were taken as an example of adaptive radiation। अच्छा, एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्पीशी है, सही है, एंड देन वो जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल
अवेलेबिलिटी वो डिफरेंट स्पीशीज में डिवाइड हो गई। इसको मार्सुपियल्स की एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास आई थिंक साउथ अमेरिका या साउथ अफ्रीका, आई डोंट रिमेम्बर, वहां प्रोड्यूस हुए थे एंड देन वो माइग्रेट हो गए ऑस्ट्रेलिया में। सही है। एंड उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में इतना कंपटीशन नहीं था एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट बहुत सारे प्लासेंटल मैमल्स थे। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास जगह बहुत थी टू इवॉल्व डिफरेंटली एंड टू, बहुत सारी जगह थी मार्supials के कि वो डिफरेंटली अडेप्ट कर सके, तो उन्होंने डिफरेंटली अडेप्ट किया। इसीलिए हम इसको अडेप्टिव वेरिएशन कहते हैं। लाइक कुछ जो है वो अपने पाउच वो हो गए लाइक कैंगरू, कुछ जो है वो हर्बीवोर्स हो गए, कुछ इंसेक्टिवोर्स हो गए, um, कुछ फ्लाइंग बन गए। सो दैट इज व्हेन वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्supials राइट नाउ, क्योंकि इन्होंने पहले अडेप्टिव वेरिएशन शो की जस्ट बिकॉज ऑफ द लेस कंपटीशन इन ऑस्ट्रेलिया दैट टाइम। सही है। सो ऑस्ट्रेलियन मार्supials वर टेकन एज एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव वेरिएशन। सही है। ओके। 34 इज सेइंग दैट which of the following is the vestigial organ in animals? vestigial organ क्या होता है? जो पहले एंसेस्टर्स में था बट अब जो है वो फंक्शनली इसका कोई काम नहीं होता, उसके रेमनेंट्स बचे हैं हमारे पास। सो नेक्टेरिंग मेम्ब्रेन इज वन ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन फाउंड इन ह्यूमंस। हमारे पास जो है वो अदर एनिमल्स की बात करें, बर्ड्स रेप्टाइल्स वगैरह में, तो उनमें होती है, बाकी में इसके सिर्फ रेमनेंट्स पाए जाते हैं, जिसको हम थर्ड आईलेट भी बोलते हैं। इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं बचा। So A is the answer. 35 is saying that the process of formation of one or more new species from an existing species is called speciation। सही है। speciation होती क्यों है हमारे पास? Because of isolation। अब it can be geographical isolation and it can be reproductive isolation, and ये geographical isolation and reproductive isolation बहुत important होती है speciation, and ये most leading causes है speciation की। लेट्स सपोज के हमारे पास एक डॉग की ब्रीड है। सही है। अब उनमें हमारे पास जो है वो माइग्रेट हो गए वो, कुछ जो है वो हमारे पास पहले वो बहुत मॉडरेट एनवायरनमेंट में थे, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, उनको जो है वो माइग्रेट करना पड़ा। उनमें जोग्राफिकल आइसोलेशन हो गई, कुछ नॉर्थ वाली साइड पे चले गए, कुछ साउथ वाली साइड पे चले गए हमारे पास। अब नॉर्थ वाली साइड पे हमारे पास टेम्परेचर ठंडा होगा। सही है। तो वहां वाले डॉग उस तरीके से अडेप्ट करेंगे, उनकी स्किन मोटी हो जाएगी, उनमें कोल्ड रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी। सही है। समझ रहे हैं आप? एंड देन जो साउथ वाली साइड पे है उनको हीट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करनी होगी, उनकी स्किन थिन हो जाएगी। अब इनमें एक तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गई एंड देन एक जो है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गई। मतलब बहुत टाइम बाद अगर हम इन दोनों डॉग्स को आपस में रखेंगे तो दे वोंट बी एबल टू मेट विद ईच अदर, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन, दैट इज हाउ न्यू स्पीशीज आर फॉर्म। सही है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। Okay, I hope we're clear होगा। 36 is saying that the population limited to a particular area is, अगर हम बात करें ना कि आप पॉपुलेशन लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, भले वो इंसानों की पॉपुलेशन हो, भले प्लांट्स की हो, भले कुछ एनिमल्स की, भले कैट्स के, डॉग्स के हो, बट इफ इट इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया देन इट इज कॉल्ड एज एन एंडेमिक। सही। बाकी एलियन तो हम सबको पता है क्या होता है, जो बिल्कुल ही एक डिफरेंट जगह से इन्वेजन हो जाए अगर उसका, then it will be called as an alien। Then we have pandemic होता है हमारे पास, ग्लोबली अगर किसी चीज का ब्रेक हो जाए ना, then it is referred to as pandemic, and endemic is referred to a population limited to a particular geographical area। 37 is saying that what did Darwin explain in his book The Descent of Man, Ancestry of Man? हम सबको पता है। What he said is कि all humans have one single common ancestor। सही है। That is the main thing this पे पूरी बुक बेस्ड है हमारी। 38 is saying that the genetic drift occurs when gene migration occurs by chance। है ये जुमला रट लेना, याद कर लेना इसको कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होती ही बाय चांस है हमारे पास। है ये, फॉर एग्जाम्पल कोई अर्थक्वेक आ गया या कोई सैलाब आ गया, दिस ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, बाय चांस अगर कुछ हो जाता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमारे पास
जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, कोई एलील बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो जाती है, कोई बिल्कुल ही खत्म हो जाती है जस्ट बाय चांस। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट हमारे पास रैंडम होती है बहुत। 39 is saying that use and disuse theory was given by Lamarck। हम सबको पता है ही लमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो थी, जो लमार्किज्म था, वो हमारे पास एक एक चीज पे बेस्ड था, दैट यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ही सेड के जिन ऑर्गन्स को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे वो ग्रो करेंगे, एंड जिनको हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे वो डिस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सही है। एंड देन ही सेड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत किसी चीज को यूज कर रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तो वो हमारे जो ऑफिस है उनमें भी वैसे ही पास ऑन होगी। सही है ना। अगर किसी हम ऑर्गन को यूज नहीं कर रहे हैं तो वो ऑफिस में भी पास ऑन नहीं हो जाएगी, वो हमारे अंदर बिल्कुल डिटोरिएट होकर खत्म हो जाएगी। इट विल नो लॉन्गर बी एबल टू पास ऑन। So yeah, these are the two things जिससे हमारे पास marxism base है, use and disuse of organs, and then the inheritance of acquired characters। 40 is saying that the survival of the fittest was the original idea of Herbert Spencer, and then फिर हमारे पास चार्ल्स डार्विन ने उसको सपोर्ट किया था आगे। 41 is saying that the drawback of Darwinism was that it couldn't explain। Darwinism ने हमें क्या क्या एक्सप्लेन किया था, हमें नेचुरल सिलेक्शन, हमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हमें लार्ज रेट ऑफ प्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, हर चीज एक्सप्लेन की थी, बट ही वुड नॉट बी एबल, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन वेरिएशन। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि वेरिएशन अगर आ रही है जनरेशन में तो वो क्यों आ रही है। अब उसके बाद बहुत टाइम बाद हमारे पास जीन का कॉन्सेप्ट आया, जेनेटिक का कॉन्सेप्ट आया, डीएनए का कॉन्सेप्ट आया, देन वी गॉट टू नो के अच्छा जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन, म्यूटेशंस आर रिस्पॉन्सिबल, वी हैव क्रॉसिंग ओवर, वी हैव जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दैट इज व्हाई हमारे पास वेरिएशंस हो रही हैं। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था, तो डार्विनिज्म couldn't explain वेरिएशन, बाकी सब एक्सप्लेन किया था। एंड देन जब हम हमारे डार्विनिज्म को जेनेटिक्स के साथ कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास न्यू डार्विनिज्म मिल जाता है, यानी हाउ वी हैव वेरिएशंस एंड देन हाउ वी हैव नेचुरल सिलेक्शन। सही है। सो दिस इज व्हाट न्यू डार्विनिज्म इज। 42 is saying that the endosymbiont theory was proposed by। endosymbiont theory क्या है हमारे पास? It explains the origin of eukaryotic cells। सही है। And it explains के किस तरह हमारे यूकेरियोटिक सेल्स ने प्रोकैरियोटिक सेल्स को इनगल्फ किया, एंड फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बन गए, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय मार्गेलिस। सही है। 43 saying that the paleontological evidence for evolution refers to that। जो पैलेंटोलॉजी जो होती है ना, वो स्टडी ऑफ फॉसिल्स होती है, तो इट पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है, तो किसको रेफर कर देगा? फॉसिल्स को। वेरी इजी। तरह के क्वेश्चन आपको फ्री मार्क्स देते हैं, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। 44 is saying that the bones of forelimbs of whale, bat and cheetah and man are similar in structure because। अभी मैंने बोला कि मैं अपने आर्म्स की बात करूं, वेल के फ्लिपर्स की बात करूं, बैट के विंग्स की बात करूं, इवन चीता के भी फोर लिम्स की बात करूं, तो इनके स्ट्रक्चर सेम है, बट एनवायरमेंट डिफरेंट होने की वजह से, नीड डिफरेंट होने की वजह से फंक्शन डिफरेंट हैं, डाइवर्ज हो गए वो। सही है। क्यों? क्यों स्ट्रक्चर सेम क्यों है? क्योंकि इन सबका एंसेस्टर सेम है। सही है। तो बिकॉज दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर। Oh God, okay. 45 बोल रहा है that which of the following is related to Lamarck's theory of evolution। Lamarck's theory अभी मैंने explain की, use of organ, disuse of organ, and inheritance of acquired character। So individuals lose traits they don't need, या acquired characteristics are heritable। या Lamarck ने यही बोला था कि हमारे पास जो characteristics हम acquire करते हैं वही पास ऑन होती हैं, बट ऐसा होता नहीं, बट Lamarck ने ये बोला था। Individuals gain traits they need, या so they all are related with Lamarckism। ओके, 45 तक हम यहाँ तक रखते हैं, पार्ट 1 तक। यहाँ से हमारे बायोमोलिक्यूल्स पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसको हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।